वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर स्ट्रेटेजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टोपोलॉजी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट टोपोलॉजी हम अलग पढ़ेंगे, सिलेक्शन टोपोलॉजी अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होते क्या हैं, फिर हम उनकी टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो रिक्रूटमेंट जैसा कि आपको पता है कि किसी भी जॉब पोजीशन के लिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को एप्लीकेशंस के लिए बुलाना क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। रिक्रूटमेंट के अंदर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, आपके एप्लीकेशंस दें। कई बार आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट के अंदर जब एप्लीकेशन रिसीव करने की जो डेट होती है तो कई बार हम क्या डेट को बढ़ा देते हैं ताकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सकें। अदर हैंड सिलेक्शन की हम बात करें तो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन जिन पर्सन को हमने एप्लीकेंट के लिए बुलाया अब उनमें से सूटेबल कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उन रिक्रूट पर्सन में से उन क्वालिफाइड पर्सन को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो आपका रिक्रूटमेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं कि इसका पर्पस नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को इंक्रीज़ करना होता है, और आपका सिलेक्शन का पर्पस होता है कि जो आपके नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट आए हैं उनमें से सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करके बाकी सबको क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की जो टोपोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं, और वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपकी रिक्रूटमेंट की टोपोलॉजी है वो क्या क्या है। तो रिक्रूटमेंट की टोपोलॉजी की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इन इंडिया ऑल्सो परसेंटेज इन इंक्रीजिंग, कि जो इंडिया के अंदर जो हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ में ली जा रही हैं जिनके कारण रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बढ़ा हुआ है। जैसे आप देखें, न्यू वेब बेस्ड रिक्रूटमेंट में बी ए डबल एज सोड, इट मे बी फैसिलिटेड वॉलंटरी टर्नओवर ऑफ ए फर्म मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉय। कि जब हम वेब बेस्ड जो रिक्रूटमेंट करते हैं तो वहाँ पे टैलेंटेड एम्प्लॉय को तो हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। इन 2001 90% ऑफ लार्ज यूएस कंपनी यूज़ द इंटरनेट एज ए रिक्रूटमेंट टूल। कि यूएस में 2001 में जो आपकी 90% जो लार्ज कंपनी थी उनमें से 90% कंपनी ने क्या किया था, इंटरनेट के बेस पे रिक्रूटमेंट को पूरा किया था। हम आज की बात करें तो आज में ये परसेंटेज कुछ कंपनियों में बढ़ के 100% हो गया, और इंडिया में भी ये परसेंटेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन्हें हम न्यू टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव स्ट्रेटजी भी मानते हैं। तो आज के टाइम में हम देखें तो कुछ न्यू या इनोवेटिव स्ट्रेटजी आई हैं जो हम इंटरनेट के हेल्प से लोगों का क्या करते हैं, हायर करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हमने हायर किया है उनको हम पहले ही जिस हिसाब से हमें एम्प्लॉय चाहिए उनकी स्किल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्किल उसके अंदर है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसको हायर करने के बाद उसको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का बच सके। तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को हम कौन सी स्ट्रेटजी मानते हैं, इनोवेटिव स्ट्रेटजी मानते हैं। ऐसे स्टेटस या क्यू स्ट्रेटजी भी होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट जो रहता है उसके अंदर हम एग्जिस्टिंग वर्क फोर्सेस जो रहता है और जो हमें वर्क फोर्सेस चाहिए उन दोनों को हम क्लोजली क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, और उसमें से हम जो सूटेबल कैंडिडेट हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। फ्लेक्सिबल मॉडलिंग थ्रू के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हम जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंपनी की जो करंट मार्केट के अंदर जिस तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो उनको वो हायर कर सकती है। तो इसको फ्लेक्सिबल या मर्डिंग थ्रू बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जो टू बी रिक्रूटेड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर हम हायर कर सकते हैं। कि अलग अलग जैसे आपके ह्यूमन जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं वो अलग होंगे, एचआर्स जो होंगे आपके, और जो ग्राउंड लेवल पर हैं वो अलग होंगे इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन की टोपोलॉजीज़ की। सिलेक्शन की टोपोलॉजी जो बेस्ड है वो माइकल पोर्टर का जो कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी आपने पढ़ी थी उस पर बेस्ड है। कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखते हैं कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कम करते हैं, और क्वालिटी क्या होती है उनकी जो है बेटर क्वालिटी होती है। तो वो कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी होती है। इसके बाद ऐसे ही हम जो सेकंड स्ट्रेटजी इनोवेटिव स्ट्रेटजी, जैसे हम इनोवेटिव रिक्रूटमेंट लेते थे ऐसे हम इनोवेटिव सिलेक्शन स्ट्रेटजी भी लेते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी की बात करते हैं, किसकी बात करें, चाहे हम कॉस्ट रिड्यूसिंग या लीडरशिप की बात करें, तो कॉस्ट लीडरशिप या रिड्यूसिंग के अंदर क्या होता है,
कि एम्प्लॉय की जो कॉस्ट होती है वो पर यूनिट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एम्प्लॉय की कॉस्ट कम होने के साथ साथ हमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें क्या हेल्प करता है, उसके अंदर हमें ये जो आपकी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी है, हम जो मॉडर्न मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको इंटरनेट की हेल्प से जैसे बताया था, हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटेजी, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉय लॉयल हैं, ठीक है ना, जो क्वालिटी से कंसर्न करते हैं, हम उनको क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो इस तरीके से हम जो सिलेक्शन की स्ट्रेटजी जो पढ़ते हैं, उसके अंदर आपकी क्वालिटी एनहेंसमेंट, इनोवेटिव स्ट्रेटजी और आपकी क्या आती है, बोलो, कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी आती है। अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। जैसे हम ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल स्ट्रेटेजिक टोपोलॉजीज which have been developed to inform the selection strategy, but the general relationship can be illustrated simply using पोर्टर टोपोलॉजी। पोर्टर की टोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो दिया है आपका कॉस्ट रिड्यूसिंग या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी दिया है। इसमें लिखा हुआ है द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो किस पर निर्भर करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स हैं। तो इसलिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को जब हम हायर करते हैं टू ऑब्टेन द मोस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय, एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली अडॉप्टेड ए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टडी दैट इज इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट एंड ईजी टू अलाइन विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ में लेनी चाहिए जिसमें हम इफेक्टिव एम्प्लॉय को क्या करें, हायर कर सकें। तो कॉस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी ये बताती है कि लो कॉस्ट पर हमें बेटर क्वालिटी को क्या करना है, सर्च करना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा होगा डे बाय डे एचआर क्या करता है, जो भी अपना न्यू ह्यूमन रिसोर्स को जो फाइंड आउट करता है, उसका एक कारण कॉस्ट को क्या करना होता है, रिड्यूस करना भी रहता है। इसमें आप देखें तो दिस स्ट्रेटजी इज़ एम्प्लॉय आउटसोर्सिंग। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये जो हम स्ट्रेटजी जो लेते हैं, इसमें हम आउटसोर्सिंग करते हैं कि हम आउटसाइडर्स के अंदर जो मोस्ट जो क्वालिटेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉय हैं, हम उनको क्या करेंगे, हायर करते हैं। और ये जो हम हायर करते हैं एम्प्लॉय का, ये हम इसी बेस पर करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर हमें क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है और कॉस्ट जो है, कॉस्ट रिड्यूसिंग कॉस्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हुए क्वालिटी में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। फिर हम बात करते हैं कि इसी के अंदर हम जब कॉस्ट को रिड्यूस करने की हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉय जो जिनको हमने हायर किया है, हम उनको एज सच इतनी ट्रेनिंग्स जो हैं, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। यदि हमें ट्रेनिंग या डेवलपमेंट को फोकस रखना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव बेस पर, तो हम ये देख लेंगे कि जिस एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगी। यदि हमें उसी कॉस्ट पर वो एम्प्लॉय मिल जाता है जो आपकी कम कॉस्ट पर, उसी कॉस्ट पर हमारे पास आ रहा है, जिस कॉस्ट पर आपका अनट्रेन पर्सन आ रहा है, तो हम उसी पर्सन को हायर करेंगे जो पर्सन क्या है, बोलो, ट्रेन है। तो इसमें हमें हेल्प क्या करेगा, इसमें इंटरनेट हमारी हेल्प करता है। तो हम इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ के हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो इसमें सर्चिंग ऑफ क्वालिटी सच एज प्रोस्पेरिटी ऑफ रिस्क टेकिंग एंड टॉलरेंस, इस तरीके से कि हमें इस तरीके के एम्प्लॉय को हायर करना है जिसके अंदर इस तरीके की एबिलिटी हो, कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, तो वो हम इनोवेटिव स्ट्रेटजी की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। यदि इनको हायर करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें इंटरनल सिलेक्शन या प्रमोशन के लिए एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्वालिटी एनहेंसमेंट करना पड़ता है, तो हम क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी को यूज़ में लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट सजेस्ट internal selection and promotion in order to encourage employee loyalty, low risk taking and concern for quality। कि जो क्वालिटी एनहेंसमेंट स्ट्रेटजी है वो क्वालिटी को तो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, इसके साथ साथ रिस्क को क्या करती है, लो करती है, और लॉयल्टी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं ये हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत सारी मदद करते हैं। ये इन स्ट्रेटजी के बेस पर हम एट प्रेजेंट देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं वो इसी बेस पर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।